हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन, लिखिएगा इसमें इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। It is also known as antiderivative or primitive। इंटीग्रेशन है क्या? जस्ट डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे ऐसे होता है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये कॉस एक्स होता है। यहाँ क्या होगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा साइन एक्स, इस टाइप से रहेगा। इन जैसे डिफरेंशिएशन का साइन था डी ओवर डी एक्स, इट मीन्स आप साइन एक्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मीन था। यहाँ इस टाइप का साइन होता है, ये बनता है कि जैसे एस होता है, एस को थोड़ा खींच दो, ये हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है ना। और यहाँ लिखते हैं dx, ये होगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये साइन और dx इसके बीच में उस फंक्शन को हम लिखते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, ये इसको पता चलता है लिखने का, ठीक है ना। ऐसा तो इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू dx, ये होता है इंटीग्रेशन टाइप से, ठीक है ना। तो ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, बस ये होता है, उल्टा होता है सब कुछ, ठीक है ना। ऐसा करेगा। और बताएंगे इसके बारे में, और लिखिए थोड़ा सा इसमें। इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इसमें, इसे कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है इनका फर्क समझाएंगे बाद में आपको। अभी चलेगा हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कम से कम 20-25 दिन इंडेफिनिट चलेगा, फिर चलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन 10-12 दिन, ऐसा चलता है। करीब 1.5 से 2 महीने इसी में निकल जाएंगे हमारे इंटीग्रेशन में, ठीक है। इस टाइप की कहानी रहेगी इसकी। देखिएगा अभी पहले देखिए इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था अभी कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n+1 अपॉन n+1+c क्या होगा बताइए, सॉल्व करिए से बताइए क्या आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या आएगा बताइए। इसमें क्या होगा x⁻n आ जाएगी। क्या होगा इसमें कि 1/n+1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा 1/n+1। अब करेंगे आप x⁻n+2 करेंगे तो उसमें क्या होगा, पावर बाहर आती है, तो यहाँ जाएगा n+1 आ जाएगा और x⁻1 कम कर देते हैं तो यह x⁻n बचेगी और c का हो जाएगा 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आ गया x⁻n आ गया, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे हम कि इंटीग्रेशन ऑफ xn का इंटीग्रेशन ये होगा x⁻n+1 अपॉन n+1+c, इसका फॉर्मूला बन गया। ऐसे फॉर्मूला बनेंगे इसके सारे, ठीक है ना। आप बताइएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x प्लस c ये क्या होगा बताओ, ये रहेगा e⁻x रहेगा, ठीक है ना। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ये आएगा e⁻x प्लस c, ऐसा चलता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x अपॉन log a प्लस c क्या होगा बताइए।
डिफरेंशिएशन ऑफ, तो ये आएगा केवल a की पावर x आएगा। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx ये होगा ax अपॉन log a प्लस c, ऐसा होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस c ये क्या होगा बताइए, हो जाएगा 1/x। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये होगा log x प्लस c। देखिए इसे देखिएगा, इस फॉर्मूले में ऐसे कहते हैं कि ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक n -1 नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है ना। जब n हो जाएगा -1 तो इस वाले फॉर्मूले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद आप करके देख लीजिए, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा, ये होता है cos x, ठीक है ना। या ऐसे कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस c ये क्या हो जाएगा cos x। तो यहां क्या कहेंगे आप कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x ये क्या हो जाएगा sin x प्लस c हो रहा था, इसमें क्या होता है ये प्लस c, दिस गुड, दिस c इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे करके सारे फॉर्मूले आप यहाँ बनते जाएंगे, ठीक है ना। अब सीधी सीधे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये साइड नहीं है, अब लिखूंगा आगे से, ठीक है ना। तो बता, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये क्या होना चाहिए बताइए, ये x हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा x प्लस c जरूर इसमें कराया था सॉल्यूशन में, ठीक है ना। जब इसका क्वेश्चन आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आया क्वेश्चन, तो जब पूरा सॉल्व हो जाए तो एंड में आंसर में प्लस c हम जोड़ देते हैं इसमें। क्यों जोड़ते हैं वो समझेंगे बाद में भी आप, ठीक है ना। जोड़ते हैं फिलहाल इसमें, ठीक है ना। इंडेफिनिट में करते हैं, डेफिनेट में ये c नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा kx, ये हो जाएगा kx हो जाएगा प्लस c आएगा इसमें, ये सच होता है। फिर से वाले कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा tan x, क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x इसलिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx ये क्या हो जाएगा sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होगा। और बताइएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस tan x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना, प्लस क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था ये, ठीक है ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x, गुड, ये हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस ही जरूर आएगा, ये हो जाएगा देखिए 1/x और रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx sec इनवर्स x, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा sec इनवर्स x प्लस c, ऐसा। अब देखिएगा, अब और कुछ रूल देखिए इसमें।
इसमें डिफरेंशिएशन से मैच करती है। जैसे कि इंटीग्रेशन का नाम आपको कोई फंक्शन f(x) है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें क्या होता है कि इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर आप ले सकते हैं, केवल f(x) को आपको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना, सेम रूल है जैसा वहां होता था डिफरेंशिएशन में होता था वैसा होता है। ऐसे ही दो फंक्शन है, एक है f(x) और एक है g(x), ये दोनों फंक्शन एडिशन में है ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो सेम डिफरेंशिएशन की तरह से दोनों को सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर लो। f(x) का इंटीग्रेशन आप फाइंड कर लो, ठीक है ना, आप g(x) का इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, इनको फिर आप ऐड कर लो, एक ही बात होती है। ठीक है ना, ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन में होते तो यहाँ पर बस माइनस साइन आ जाएगा, ऐसा होता है। अगर देखिएगा कि f(x) और g(x) मल्टीप्लिकेशन में है तो, और इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना हो, कैसे होगा बताइए, सोचिए थोड़ा सा। अगर तो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, डिफरेंशिएशन में तो ये था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज। यहां नहीं होता इस तरह का, कुछ इस टाइप का होता जरूर लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, सीखेंगे उसको हम बाद में। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, वी डिड द सीखेंगे करीब करीब 10 दिन बाद, तब सीखेंगे। ठीक है, इस टाइप होता है। अगर देखिए दो फंक्शन डिवीजन में हो, ऐसे लिखा हो कि f(x) अपॉन g(x) लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन में इसके लिए इन जनरल कोई फॉर्मूला नहीं होता ही नहीं इसका। इस टाइप के आएंगे तो फंक्शन की, कोई फंक्शन ऊपर लिखा होगा, कोई फंक्शन नीचे लिखा हुआ, लेकिन कोई जनरल फॉर्मूला इसके लिए नहीं होता। क्या करेंगे उस केस में कि क्या f(x) क्या g(x) उसको देख करके अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। ठीक है ना, इसमें डिफरेंशिएशन की तरह कोई फॉर्मूला नहीं कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज। ठीक है ना, इस टाइप का कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है ना, तो नो फॉर्मूला कोई होता ही नहीं इसके लिए, फॉर्मूला ही नहीं इसके लिए, आगे भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, होता ही नहीं इसका फॉर्मूला। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में जो सबसे बड़ी चीज थी, बड़ी मेन चीज थी, वो था चेन रूल। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में चेन रूल ऐसी कोई चीज नहीं होती। अब इंटीग्रेशन में डिवीजन के लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, यहां कोई चेन रूल नहीं है, बस इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से 10 टाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब सीखेंगे इसे। देखिए ऐसे, देखिए इसका हमें करना था इंटीग्रेशन। देखिए x और m, इसका हो जाएगा x और m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है ना, प्लस m की पावर x, इसका होगा जैसे इंटीग्रेशन होता है a की पावर x का, वो इसमें आएगा m की पावर x आएगा, अपॉन में आएगा log m। ठीक है ना, प्लस इसमें क्या होगा कि m इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, केवल x का होगा इंटीग्रेशन, और x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2। ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा कि 1/m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/m हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x²/2 प्लस। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। ठीक, प्लस m का पावर m कांस्टेंट, इसका हो जाएगा m इंटू x, और एक आता है इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आंसर होता है इसका। ठीक है ना, ऐसे देखिए इसका हमें करना था इंटीग्रेशन, ये था 3sec² है, 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट था sec²x, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है ना, यहाँ इससे अगर आप कंपेयर करो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस x², ये होता है 1/a 10। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का
कि 1/a² प्लस x² dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इससे आप इसे कंपेयर करें तो जहां इसमें a² आ रहा है वहां इसमें क्या लिखा होगा 3, तो a क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा प्लस 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करो कि सबसे पहले इसका क्यूब एक्सपेंड कर लो, ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x और ब्रैकेट में 1 प्लस x। ठीक है ना, ये हो गया अपॉन में ये क्या है, इट मींस x की पावर क्या है 1/3। ठीक है ना, dx सॉल्व थोड़ा सा और इसे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x² अपॉन में आ गया x की पावर 1/3। अब क्या करो कि इस टर्म जो भी इसमें आ रहा है टर्म सबको इससे डिवाइड करो, तो यहाँ आपको मिलेगा, इसे करोगे डिवाइड तो यहाँ आ जाएगा x की पावर -1/3 प्लस इससे करोगे डिवाइड तो हो जाएगा पावर बचेगी 3 -1/3 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 3 9 -1, ये हो जाएगा 8/3। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगी x की पावर आ जाएगी 8/3 प्लस 3x की पावर ये हो जाएगी 2/3 प्लस 3x पावर 2 -1/3, ये क्या हो जाएगा 2 -1/3, ये हो जाएगा अपॉन 3 हो गया 6 -1 5/3। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगी x की पावर आ गई 5/3। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, देखिएगा इसका आप करोगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x की पावर हो जाएगी 2/3 अपॉन 2/3 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 11/3 अपॉन 11/3 प्लस ये हो जाएगा 3x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस 3x की पावर 8/3 अपॉन 8/3 प्लस c, ये आंसर। ठीक है ना, ऐसे करना होता है। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करो इसमें, इसे ऐसे मानो कि ये x² का क्यूब है, ठीक है ना, प्लस 1 का क्यूब अपॉन में लिखा हुआ था x² प्लस 1, इसे a³ प्लस b³, इसके फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लो। क्या होता है इसका फॉर्मूला a³ प्लस b³, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, एक फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है ना, इससे कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 1, एक ब्रैकेट में एक में आ जाएगा x² का स्क्वायर, इट मींस x4 प्लस 1 माइनस x², ये मिलेगा आपको। अपॉन में लिखा हुआ था x² प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब क्या मिला हमें, ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस x², इसका अब करना है हमें, सॉरी ये x4 है, इसका अब करना है हमें इंटीग्रेशन x4, इसका आएगा इंटीग्रेशन x5 अपॉन 5, इस 1 में क्या हो जाएगा x, इसका हो जाएगा माइनस x³ अपॉन 3 प्लस c, ये सॉल्व हो गया। अब देखिएगा कि लॉग क्या होता है ना, देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि 5/3 इज इक्वल टू 125, इसी सेम बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 इज 3। ठीक है ना, बस क्या है कि दोनों बातें बिल्कुल सेम है, बस इसे ये कहने का अंदाज बस बदला है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसे कहेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। इतना फर्क होता है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, ऐसे विचार होते हैं। फिर लॉग की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको देखिएगा। एक प्रॉपर्टीज में ये है कि log ऑफ 1 एनी बेस क्या होता है, ये 0 होता है।
log ऑफ b टू द बेस b। इट मींस क्या हो कि log का जो इनपुट है वो और बेस दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है इसमें 1 आ जाता है। ठीक है ना, कहीं ऐसे लिखा हो कि log के अंदर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो, m into n लिखा हुआ है, तो इसे ऐसे कह सकते हैं log m प्लस log n, ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि log m प्लस n, इसे आप क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। ठीक है ना, देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है log m अपॉन n लिखा हुआ है तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि log m माइनस log n, ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है ना, बाकी ऐसे लिखा हो उसे ये भी कह सकते हैं, ये लिखा हो उसे ये कह सकते हैं, अच्छा होता है। अब देखिए ऐसे लिखा हो कि log, यहाँ लिखा हुआ है m की पावर n है, क्या होगा कि ये पावर ये बाहर आ जाएगी और ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई log m के साथ, ऐसा हो जाता है। अब देखिए पावर अगर बेस पे लगी हो तो बेस की पावर है, मान लीजिए कि x है और यहाँ लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, अब क्या होगा बेस पर बाहर आएगी तो उसका रेसिपल हो जाएगा 1/x आएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा इनटू में log a बेस c, ऐसा होता है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी उनको देखिए, ये पहली प्रॉपर्टी, और देखिएगा, देखिए जैसे ये होता कहीं अगर ऐसे लिखा हो कि a की पावर log x और इस log का बेस भी a हो, ये सिंपली x हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, इसके अलावा कहीं अगर ऐसे लिखा हो कि a की पावर log b, इसे ऐसे कह सकते हैं b की पावर log a कह सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि log a बेस b, इसे आप कह सकते हैं 1/log b बेस a कह सकते हैं इसे। ठीक है, कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि log a बेस b, यही है, इसे ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कि log a अपॉन log b। बस क्या होगा कि दोनों जगह आपको सेम बेस डालना होगा, जो भी आप चाहो उसमें आप कह सकते हैं e c, जो आप चाहो उसमें आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें क्या करा, दोनों जगह मन चाहा बेस डाल दिया। ठीक है ना, तो इससे ये भी कहते हैं कि ये बेस चेंज फॉर्मूला है, इसे कहेंगे कि ये बेस चेंज फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्यों, देखो बेस तो इसमें भी चेंज हुआ था, इसमें अभी बेस b था, बेस a हो गया, लेकिन इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस डाल सकते हैं। बेस तो इसमें हुआ चेंज, लेकिन जो यहाँ लिखा होगा वही इसका बेस बन जाएगा, हम अपने अकॉर्डिंग बेस नहीं डाल सकते थे, लेकिन यहाँ चॉइस होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। देखिए जब कोई भी या ऐसे लिखा होता है लॉग में अगर बेस e है, इसे ऐसे भी कह देते हैं कि नेचुरल लॉग यानी ln e, ऐसे लिख देते हैं इसे। इट मींस नेचुरल लॉग, इट मींस बेस e है। e क्या होता है पता है सबको, अच्छे से पता है e क्या होता है? e एक इरेशनल कांस्टेंट है, लाइक पाई, वैल्यू होती है इसकी 2.7183 एंड सो ऑन, ठीक है ना, तो ये होता है, ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना, लॉग का अगर आप ग्राफ देखो कि y इज इक्वल टू log x, ग्राफ देखो अगर आप इसका, ये सेम आती है इस ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है इसका। ये उस समय के लिए, वैसे ये उस समय आता है ऐसा ग्राफ जब बेस मोर देन 1, बेस अगर इसका a है उस समय ग्राफ बनेगा, बेस अगर लेस देन 1 होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये उस समय के लिए है जब इसका बेस लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव बेस के लॉग डिफाइन नहीं होता, कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू log x बेस a है, तो एक तो ये होता है कि नेगेटिव इनपुट के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता, तो इसका जो डोमेन है वो है x ग्रेटर देन 0, x का होना चाहिए पॉजिटिव, इस तरह से बेस b का होना चाहिए पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें होती है इस ब्लॉक में, ध्यान रखिए।
देखिएगा अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप क्या करो, सबसे पहले इस 2 को इस लॉग के अंदर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर लॉग के अंदर 2 अंदर आकर के x की पावर बन जाएगा, ये हो जाएगा log x स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या है इसका 3। अब आप देखेंगे ये वाला बेस और log का बेस ये दोनों सेम हो गए, तो ये सिंपली आपको मिलेगा x स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और एक आता है इसमें प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया। इसको देखिएगा, इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो कि बेस की पावर है बाहर आ जाएगी, रेसिप्रोकल होकर के यहाँ आ जाएगा 1/2। यहाँ आपको मिलेगा log x टू द बेस x dx। आप देखेंगे कि log में बेस और ये इनपुट दोनों सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो अब रहेगा केवल की इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रहेगा, केवल इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2x प्लस c। यहाँ देखिएगा, देखिए जैसे इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना था, देखिए तो इसे ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए 3 ये जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा e पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x 4 अपॉन e की पावर log x 5 माइनस e की पावर log x 6। देखिए log में अगर बेस नहीं मेंशन है, इट मींस बेस e होता है वहां पर, ठीक है ना। तो इन सभी में बेस e है, यहाँ बेस e है। अब क्या देखेंगे आपकी log का बेस और ये वाला बेस दोनों सेम हो गए, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको x क्यूब सीधा, यहाँ मिलेगा माइनस x4 अपॉन x5 माइनस x6 dx, ये हो जाएगा। अब देखेंगे ऊपर से यहाँ से x क्यूब ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स, ऐसे ही नीचे से x5 कॉमन आ जाएगा, हमें यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स dx। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा। इट मींस x की पावर -2 dx, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ऐसे ही कह सकते हैं कि -1 अपॉन x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिएगा इससे हमें सॉल्व करना था, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था। आप भी करिए कि इसको और इसको, इन दोनों को इस टर्म से आप डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा। देखो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो sin स्क्वायर x से 2 sin x कैंसिल हो जाएंगे, एक sin x बचेगा और नीचे बचा होगा cos स्क्वायर x, ये बच गया sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ऊपर एक बचेगा cos x और नीचे बचेगा sin स्क्वायर x, ठीक है ना, dx। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए एक sin और एक cos, ये बन जाएंगे tan x, और ये एक जो cos रह गया है ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा sec x माइनस, ऐसे इसमें देखिएगा cos x अपॉन sin x, ये हो जाएगा cot x हो जाएगा, और एक sin x जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब इन दोनों के ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x ये होता है sec x, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x cos x माइनस cos x, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस cos x हो जाएगा, प्लस c। यहां से देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, है ना। देखिए ऐसा करिए इसमें कि ऊपर नीचे वाले की कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। ये हो गया sec x माइनस tan x नीचे, sec x माइनस tan x ऊपर, ठीक है। ये देखिए इससे क्या हो जाएगा कि नीचे क्या बनेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये क्या होता है 1, तो नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा, अब ये बचेगा tan x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x।
इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। नीचे क्या हो गया 1। अच्छा इसमें देखिए tan x इंटू sec x, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है, फॉर्मूला है इसके लिए, लेकिन tan स्क्वायर x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है और इसमें चेन रूल भी नहीं होता। अब क्या करेंगे इसके लिए, हाँ एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, उससे tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा, इसे लिख दिया हमने tan x इंटू sec x माइनस, इसे आप कह सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हो जाएगा। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा, लिखिएगा tan x sec x, ये हो जाएगा sec x हो गया, ठीक है ना, माइनस sec स्क्वायर x, इसका हो जाएगा माइनस tan x, और माइनस माइनस 1 ये हो गया, ये प्लस 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, ये हो जाएगा cos 2x हो गया ऊपर। अच्छा ऐसे ही नीचे देखिएगा 1 प्लस cos 4x, इससे आप कह सकते हैं रूट के अंदर ही 2 cos स्क्वायर 2x है ना dx। अब देखिए क्या रह गया, ये रह गया cos 2x अपॉन रूट 2 cos 2x dx, ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 1 अपॉन रूट 2, इसका होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 2x प्लस c, ये आंसर। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आप क्या करो कि सबसे पहले इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, आपको मिलेगा ये a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस 2ab tan x इंटू cot x dx, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा कि tan स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, लेकिन हमें एक चीज आती है कि tan स्क्वायर x को आप कह सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है cot स्क्वायर x, इसे कह दो cosec स्क्वायर x माइनस 1। और यहाँ देखिएगा tan x cot x 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसका, यहाँ आपको मिलेगा प्लस 2ab केवल, ये रह गया। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। आप देखें कि इसका हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा tan x और 1 का x, या प्लस ऐसे यहाँ पर ये आ गया b स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर x, इसका होगा माइनस cot x, इसका हो जाएगा माइनस x आ गया, इसका हो जाएगा 2ab x प्लस c, बस खत्म, आंसर आ गया। इसमें देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। आप देखिए cos 2x, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, इसके लिए, और यहाँ लिखा था प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन लिखा हुआ था cos स्क्वायर x dx। आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इट मींस sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन tan x प्लस c, आंसर। देखिएगा, देखिए जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है ना, आप क्या करो इसमें कि सबसे पहले अंदर इसमें cos x लिखा हुआ है, इसे साइन में कन्वर्ट कर लो, इसे आप ऐसे कर सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है ना d, इससे क्या होगा कि साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या मिलेगा हमें, अब मिलेगा हमें पाई बाई 2 माइनस x, इसका अब करना है हमें इंटीग्रेशन। पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 x माइनस x का होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, और ये रख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया। इसको क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें कह रहा था कि एक फंक्शन है fx जिसका डिफरेंशिएशन ये है f', ये है x प्लस b, और एक चीज कह रहा है इसमें कि f1 5 है और f2 क्या है 13, हमें वो fx फाइंड करना था। आप क्या करो कि f' का इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ f', ये क्या होगा fx आ जाएगा आपके पास, है ना। अब कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन,
इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो x का इंटीग्रेशन x² / 2 हो जाएगा, b का इंटीग्रेशन bx हो जाएगा, और एक आता है इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया, fs आ गया। लेकिन अभी इसमें दो अननोन आ रहे हैं b और c, इन्हें फाइंड करने के लिए ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब देखिए इसमें हमने इसमें x को रखा 1, तो ये हो जाएगा कि f1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 प्लस b प्लस c, और f1 इसकी वैल्यू ये दी हुई है क्वेश्चन में कि ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b प्लस c। इससे क्या होगा कि एक इक्वेशन आ गई कि b प्लस c इज इक्वल टू 9/2, ये एक इक्वेशन आ गई b और c में। फिर हमें एक चीज और भी आती है कि f2 की वैल्यू क्या है 13, तो इस fx वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमने x को रखा 2, तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू, और यहाँ रख दिया आपने 2 रख दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 4/2, ये बचेगा 2 बचेगा केवल, है ना, ये बचेगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस c, ये हो गया। और f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू है 13, तो हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b प्लस c, या ऐसे कह सकते हैं कि 11 इज इक्वल टू 2b प्लस c। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशंस दो अननोन सॉल्व हो जाएगा। यहां से आप करो कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो c और c कैंसिल हो जाएंगे, यहां मिलेगा आपको b, और 11 माइनस 9/2 क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा, ये आ गया 13/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये b की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू को हमने इसमें रख दिया, c की वैल्यू आ जाएगी। आप यहां से कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 9/2 माइनस b, ये हो जाएगा 9/2 माइनस 13/2, क्या आएगा बताइए, -2। c की वैल्यू आ गई -2, bc की वैल्यू आ गई। अब आप कह सकते हैं कि fx क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू, ये था fx, तो ये हो गया x²/2, और b की वैल्यू आई थी 13/2, तो ये हो जाएगा 13/2x, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -2, ये हो गया fx, ठीक है ना।